हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे अपना बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उन्हें। इनके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं सबका आंसर हमने कर रखा है। और फिलहाल जो हम आज सेट पढ़ेंगे वो हम सेट पढ़ेंगे 2012 का। ठीक है, तो जो यहाँ जो हमें 2012 में जो हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो हमसे पूछा हुआ था इनएंशियोमर्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या इनएंशियोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हमने देखा इसमें इनएंशियोमर्स होते क्या हैं। अब हमने जो पढ़ा है कभी पहले पढ़ा है प्रकाश समावयवता। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर हमने प्रकाश समावयवता पढ़ी है तो ये हमने जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, प्रकाश समावयवता। प्रकाश समावयवता में क्या होता है, जो यौगिक होते हैं उनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु उनकी जो संरचना होती है वो एक तो थोड़ी सी अपोजिट सी दिखाई देगी हमें, भिन्न भिन्न सी, और समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति जो उनका व्यवहार होगा वो भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, एक तो प्रकाश को घुमा देगा कैसे, दाईं ओर, एक प्रकाश को घुमा देगा उसे बाईं ओर। ठीक है, मगर यहाँ क्या है, यहाँ दोनों की दोनों ही स्थिति उपस्थित होती हैं। चलिए देखिए किस प्रकार के होते हैं इनएंशियोमर्स। प्रकाश समावयवी यौगिक सक्रिय रूप से डी और एल रूप में पाए जाते हैं। डी का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एल का मतलब है लेक्टो रोटेटरी, अर्थात एक पाया जाता है दक्षिणावर्त घूर्णन के साथ में घड़ी की सुई की दिशा में घुमाता है और दूसरा घुमाता है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। ठीक है, इस प्रकार के पाए जाते हैं घुमाने वाले। ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, अर्थात प्रतिबिंब रूपी होते हैं। अगर हम इनके बीच में दर्पण लगा देंगे तो दर्पण लगाने के बाद में जैसे ये चमकेगा हमें, तो सेम उसी टाइप से दूसरा भी चमकेगा। जैसे कि ऐसे लिखा हुआ था तो दूसरी साइड में भी हमें सेम चमकेगा, बिल्कुल उसी के ही जैसा, प्रतिबिंब के जैसा। जैसे कि हमें दिखाई दे रहे हैं ये हमारे पास में डी रूप है और जो दूसरा है वो हमारे पास में एल रूप है। ठीक है, तो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप ही हैं। बीच में हमने मिरर जैसी एक लाइन लगाई हुई है। ठीक है, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं अर्थात प्रतिबिंब रूपी होते हैं। डी प्रकाश समावयवी यौगिक ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर अर्थात घड़ी की सुई की दिशा में, जबकि एल प्रकाश समावयवी यौगिक ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमा देते हैं। ठीक है, जैसे कि इसने घुमा रखा है देखिए घड़ी की सुई की दिशा में, तो ये कौन सा हो जाएगा, डी रूप, और इसने घुमा रखा है घड़ी की विपरीत सुई की दिशा में, तो ये हो जाएगा एल रूप। यहाँ से आगे चलेंगे तो यहाँ देखिएगा जो हमें ये वाला रूप प्राप्त हुआ है ये हमारे पास में किसका है, लैक्टिक अम्ल का, और ये किसका था, टार्टरिक अम्ल का। तो इसने किस दिशा में घुमा रखा है, घड़ी की सुई की दिशा में, और इसने किस में घुमा रखा है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो ये कौन सा है हमारे पास में, यहाँ एल रूप है। यहाँ नीचे जो हमने इसमें लिखा है वो हमने लिख भी रखा है इसमें कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऐसा कार्बन परमाणु उपस्थित होता है जिसकी चारों संयोजकताएं चार अलग अलग परमाणुओं द्वारा संतुष्ट होती हैं, प्रकाश समावयवता प्रदर्शित करते हैं तथा ऐसे कार्बन परमाणुओं को असमित कार्बन परमाणु कहते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में जितने अधिक असमित कार्बन परमाणु उपस्थित होंगे वह उतने ही अधिक प्रतिबिंब रूप प्रदर्शित करता है। किसी यौगिक के प्रतिबिंब रूपों की संख्या 2n होती है, जहाँ n बराबर क्या है, असमित कार्बन परमाणु की संख्या। अगर किसी में 2 असमित कार्बन परमाणु उपस्थित हैं तो उसमें 2 गुना 2 बराबर कितना आ जाएगा, 4, तो वो 4 रूप प्रदर्शित हमारे करेगा जिस टाइप से हम यहाँ देख रहे हैं। तो इसमें कितने असमित कार्बन परमाणु उपस्थित हैं, ठीक है, इस वाले में ध्यान से देख लीजिएगा, 1 और 1 2, और इसमें कितना है, केवल 1 है। ठीक है, जब इसमें 1 है तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1 बराबर 2, इसमें कितने हैं 2, तो यहाँ जाएगा 2 की पावर 2 बराबर 4, तो ये कुल मिला के 4 रूप प्रदर्शित कर देगा टार्टरिक अम्ल। फिर इसके बाद में था खैरास प्रभाव या खैरास प्रभाव की विवेचना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब खैरास प्रभाव ये मेरे विचार शायद एंटी मार्कोनिकोफ नियम ही है। पेरोक्साइड या खैरास प्रभाव असमित एल्किनों की हैलोजन अम्लों के साथ योग क्रिया पेरोक्साइड अभिकर्मक या ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराने पर हैलोजन अम्लों का ऋणात्मक भाग द्विबंध से जुड़े उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की अधिकता होती है। यह अभिक्रिया मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत होती है, इसे पेरोक्साइड प्रभाव कहते हैं। देखिएगा, चाहे तो आप इसे पेरोक्साइड प्रभाव कह लीजिए, चाहे खैरास प्रभाव कह लीजिए, चाहे एंटी मार्कोनिकोफ नियम कह लीजिए, तीनों के तीनों एक ही हैं। ठीक है, ये हमने कोई एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ से हमें आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ हमारे पास में इसमें डबल बॉन्ड है, ये हमारे पास में कोई एल्कीन है, जब भी डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से जहाँ ये हमने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अभिक्रिया में हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ हमने डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की जगह मैं दिखाऊंगा यहाँ CH2,
तो एक बॉन्ड इसका ब्रेक हो जाएगा और एक बॉन्ड इसका ब्रेक हो जाएगा, और रिएक्शन हम इसकी काय से करानी है, HBr से। तो इस नियम के अनुसार जो अधिक ऋणात्मक भाग होता है वो उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ किससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ जाएगा CH2 से, और क्या बना लेगा CH2Br, और H किससे जुड़ेगा, जिसके पास में हाइड्रोजन की संख्या कम थी। अगर मार्कोनिकोव नियम की बात करेंगे तो इसके विपरीत हो जाएगा, युग्मन जो होगा यहाँ तो वो कुछ इस टाइप से हो जाता CH3 CH, और CH से यहाँ क्या जुड़ जाता Br, और बाद में क्या बन जाता है यहाँ CH3, इस टाइप से बन जाता। ठीक है, क्रिया विधि देखिए इसकी, यह क्रिया निम्नलिखित पदों में होती है। पहले नंबर पे जो इस प्रकार के बनते हैं वे किस प्रकार से बनते हैं, यहाँ सबसे पहले तो जो हमारे पास में RCOOR होगा वो मुक्त मूलकों में विभक्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने एक ले रखा था, यहाँ एस्टर ले रखा था RCOOR। ठीक है, RCOOR, जब हम इसे यहाँ ये ROOR है। ठीक है, ROOR। ठीक है, जब ये टूटेगा तो टूटने के बाद में क्या बन जाएगा 2RO, और O पे क्या आ जाएगा, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर इसके बाद में ये जो RO है ये किससे रिएक्शन कर जाएगा, HBr से, और क्या बना देगा ROH, और Br यहाँ से निकल जाएगा। फिर Br रिएक्शन कर जाएगा किससे, H से, और क्या बना लेगा Br, फिर दोबारा से टूट जाएगा और क्या बना लेगा H डॉट Br डॉट, अर्थात H पे भी क्या आ जाएगा एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और Br पे भी क्या आ जाएगा एक एकांकी इलेक्ट्रॉन, युग्म नहीं आएगा, केवल अकेला इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये एक मुक्त मूलक है, ये Hb और ये Br भी। ठीक है, और इसके बाद में जो Br माइनस मुक्त मूलक है वो प्रोटीन के C1 या C2 कार्बन से जुड़कर 1 डिग्री या 2 डिग्री मुक्त मूलकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ से पहले इस टाइप से जुड़ेगा, फिर इसके बाद में ये बना देगा, या फिर इस टाइप से जुड़ेगा और बाद में ये बना देगा। ये जो हमारी पहले वाली अभिक्रिया है ये है पेरोक्साइड की उपस्थिति में, ये क्षारस प्रभाव है, और ये जो दूसरे वाली अभिक्रिया है ये है पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में। ठीक है, दूसरी अनुपस्थिति में है यहाँ, अगर आपको यहाँ ये उपस्थिति भी लग रहा है तो ये क्या है, ये अनुपस्थिति है। ठीक है, अनुपस्थिति में है, और जो ऋणात्मक भाग होगा वो उसी कार्बन से जुड़ जाएगा जिसके पास में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी, और ये इस प्रकार का यौगिक हमें प्राप्त हो जाएगा। बाद में Br से जुड़ जाएगा और क्या बना देगा Br2। फिर इसके बाद में है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वियोजन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, वियोजन क्या होता है, वियोजन का मतलब हमारे विचार से क्या है, विभक्त होना है। ठीक है, हमारे पास में जो रेसिमिक मिश्रण होता है, रेसिमिक मिश्रण में D और L दोनों एक साथ मिले हुए होते हैं। ठीक है, इसे ही हम बोल देते हैं क्या, रेसिमिक मिश्रण। अब रेसिमिक मिश्रण में D और L मिक्स हैं, इन्हें अलग अलग करने का ही जो विधि है वही क्या कहलाती है, हमारी वियोजन कहलाती है। तो इसमें हमने लिखा हुआ भी है कि रेसिमिक मिश्रण का D व L रूपों में पृथक्करण ही वियोजन कहलाता है। रेसिमिक मिश्रण में D व L रूपों के यौगिक समान रूप में उपस्थित होते हैं। D व L रूपों के भौतिक व रासायनिक रूप गुण समान होते हैं, अतः इन्हें सामान्य विधियों परभाजी क्रिस्टलन, परभाजी आसवन विधि के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि इनके गुण कैसे होते हैं, सेम। इनका जो क्वथनांक होगा वो भी सेम होगा, जो गलनांक होगा वो भी सेम ही होगा, इस वजह से हम इन्हें अलग नहीं कर पाते हैं। तो इनके लिए हमने कुछ विधि ही अपनाई जिनके द्वारा हम इन्हें अलग कर सकते हैं। ठीक है, विधि कौन कौन सी थी देखिएगा एक बार, जो हमने फर्स्ट नंबर पे लिखी हुई है इसमें हमारी यांत्रिक विधि। तो यांत्रिक विधि में हमने क्या काम करा, इस विधि का प्रयोग करने के लिए हम कुछ ऐसे पदार्थों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो मोटे होंगे और जिन्हें हम लेंस व चिमटी की सहायता से पृथक कर सकते हैं। मगर भौतिक दृष्टि से अगर हम देखें या प्रायोगिक दृष्टि से इसे देखेंगे तो ये जो हमारी विधि है ये हमारी विधि कैसी होगी, कठिन होगी, हम इन्हें पृथक नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पे हमारे पास में थी जैव रासायनिक विधि। इस जैव रासायनिक विधि द्वारा हम ऐसे सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कर सकेंगे जो किसी एक को नष्ट कर दें। ठीक है, जब एक को नष्ट कर देंगे तो केवल एक प्रकाशिक रूप ही बचेगा, तो इससे हमें कुछ हानि भी है। जब एक प्रकाशिक रूप नष्ट हो जाएगा तो एक प्रकाशिक रूप की हानि हमें इससे हो जाएगी। जो थर्ड नंबर पे होती है वो हमारी सबसे अच्छी विधि है, वो है रासायनिक या लवण बनाने की विधि। इस विधि में हम क्या काम करते हैं, किसी अम्लीय बेस का प्रयोग करते हैं जो
रेसिमिक मिश्रण के साथ में मिलकर एक लवण का निर्माण कर देता है। लवण का बाद में अम्ल जल अपघटन कराने पर अम्ल मुक्त हो जाता है और एक बेस का क्लोराइड प्राप्त होता है। बेस क्लोराइड दोबारा पुनः अभिक्रिया कर लेगा और क्या बना देगा, अम्ल या फिर बेस बना देगा। ठीक है, जो भी अम्ल क्लोराइड होगा दूसरे को भी बना देगा, दोनों के दोनों ही अम्ल होंगे तो दूसरा भी हमें प्राप्त हो जाएगा अम्ल में हमें। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए चाहिए से। यहाँ हमारे पास में डी और एल का मिश्रण था, हमने इसमें क्या मिला दिया 2D, एक डी जुड़ेगा डी से, दूसरा डी का से जुड़ जाएगा एल से, डी से जुड़ जाएगा और डी का से जुड़ गया एल से, इस टाइप से। अब हमने दोनों का जल अपघटन करा दिया तो डी के साथ में कौन जुड़ जाएगा H और दूसरे डी के भी साथ में कौन जुड़ जाएगा H। यहाँ अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अम्लीय जल अपघटन है, यहाँ हम बात करेंगे तो एक डी के साथ में, सॉरी इस वाले की बात करेंगे, एक डी के साथ में जुड़ जाएगा H और दूसरे डी के साथ में जुड़ जाएगा Cl। तो एक क्या बन गया DH और दूसरा क्या बन जाएगा यहाँ DCl। फिर इसके बाद में जो दूसरे वाला Dl था उसे ले लिया और उसकी रिएक्शन फिर काहे से करा दी HCl से। इस बार क्या होगा, एक डी काहे से जुड़ जाएगा Cl से और जो L है वो काहे से जुड़ जाएगा H से। तो यहाँ LH बन जाएगा और D के साथ में कौन जुड़ जाएगा Cl। ठीक है, और जो हमारे पास में दोबारा से हमें प्राप्त हुए थे क्या DL प्लस DL, वापिस अगर एक साथ जोड़ेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा D से D जुड़ जाएगा और जो दोनों के दोनों Cl हैं बीच में से निकल जाएंगे। ठीक है, पुनः अभिक्रिया हो जाएगी फिर दोबारा से पहले की तरह ही, जैसे हमने अभिक्रिया में एग्जाम्पल ले रखा है। DL टार्टरिक अम्ल लेंगे, D सिंकोनिन बेस से इसकी अभिक्रिया करा देंगे तो एक हमें प्राप्त हो जाएगा D सिंकोनिन D टार्टरेट और एक हमें प्राप्त हो जाएगा D सिंकोनिन L टार्टरेट। पहले से लेंगे D सिंकोनिन D टार्टरेट को तो अभिक्रिया कराएंगे एसिड से तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें D टार्टरिक अम्ल और D सिंकोनिन क्लोराइड। फिर D सिंकोनिन L टार्टरेट की अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ में प्राप्त हो जाएगा L टार्टरिक अम्ल और D सिंकोनिन क्लोराइड। इसके बाद में है सेंट जॉब का नियम। सेंट जॉब के नियम के अनुसार जब भी हम किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराते हैं KOH से या NOH से तो इसके अनुसार हमें अधिक असंतृप्त यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है, और जो अधिक असंतृप्त यौगिक प्राप्त होता है ये वाला नियम ही हमारा क्या कहलाता है, सेंट जॉब का नियम। इसमें हमने कुछ बताया भी है, देखिए क्या होता है। इनके अनुसार एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रोजनीकरण अल्कोहल या KOH की उपस्थिति में कराने पर अधिक प्रतिस्थापित समूह वाला एल्कीन रूप मुख्य रूप से प्राप्त होता है। यह बीटा विलोपन अभिक्रिया होती है, जैसे कि हमने अभिक्रिया में लिया था इसमें 2 ब्रोमो ब्यूटेन और इसमें हमने क्या काम करा, KOH को इसके साथ लिया और साथ लेने के बाद में इसका क्या करा दिया था, विहाइड्रोजनीकरण। तो जब हम इसका विहाइड्रोजनीकरण करा देंगे तो मुख्य रूप से हमें क्या प्राप्त होगा, 2 ब्यूटीन। ठीक है, अब याद रखिएगा 2 ब्यूटीन प्राप्त होगा और 1 ब्यूटीन प्राप्त होगा, मगर जो मुख्य उत्पाद होगा वो कौन होगा, 2 ब्यूटीन ही होगा और जो अल्प उत्पाद होगा वो कितना होगा, 1 ब्यूटीन। ऐसे हमने एक दूसरी अभिक्रिया ले रखी है इसमें सॉरी ये नाम गलत लिखे हुए हैं, ये नाम जाएगा इसके नीचे एथीन, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड एरो के नीचे ही है, अरे ब्रोमो एथीन इसका है। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ये वाला है, ये HBr का। फिर इसके बाद में तो हमारे पास में स्टेरिक प्रभाव, स्टेरिक प्रभाव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्टेरिक प्रभाव था क्या, ये त्रिविम प्रभाव है। ठीक है, और जो ज्यामिति विन्यास तथा आकार के कारण उत्पन्न होता है। इसमें लिख भी हमने कुछ ऐसे ही रखा है, चलिए समझते हैं इसे। यह एक संरचना विशेष है जो किसी अणु में भारी प्रतिस्थापन के कारण उत्पन्न होती है तथा रासायनिक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करती है। किसी यौगिक में उपस्थित समूह के ज्यामितीय विनाश तथा आकार के कारण उत्पन्न प्रभाव जो अभिक्रिया की गति को कम कर दे, त्रिविम प्रभाव कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब यहाँ कुछ हमने इसके एग्जाम्पल लिए हुए थे, जैसे कि बेंजोइक अम्ल था हमारे पास में 2,4-डाई नाइट्रिक नाइट्रोबेंजोइक अम्ल था और 2,4-डाई मेथिल बेंजोइक अम्ल था। बेंजोइक अम्ल का स्थिरीकरण आसानी से हो जाता है, जबकि 2,4-डाई नाइट्रोबेंजोइक अम्ल या 2,4-डाई बेंजीन बेंजोइक अम्ल का स्थिरीकरण नहीं होता है, क्योंकि इनमें नाइट्रो व मैथिल समूह यांत्रिक अवरोध उत्पन्न करते हैं जो रक्षात्मक प्रभाव डालते हैं। इस प्रभाव को ही स्टेरिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये संदर्भ हमने इसमें देख लिया है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका अगला एग्जाम्पल। साइनोबेंजीन का जल अपघटन आसानी से हो जाता है, जबकि पेंटामिथाइल साइनोबेंजीन का जल अपघटन आसानी से नहीं होता है। इसका आसानी से हो जाएगा मगर इसका नहीं होता, क्योंकि इसमें जो CH3 है ये क्या काम करता है, प्रतिकूल प्रभाव डालता है, रक्षात्मक प्रभाव डालता है। पेंटामिथाइल साइनोबेंजीन का जल अपघटन आसानी से नहीं होता है, क्योंकि इसमें मैथिल समूह यांत्रिक अवरोध उत्पन्न करते हैं जो कि रक्षात्मक प्रभाव डालते हैं। इस प्रभाव को ही स्टेरिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेरिक प्रभाव।
क्या होता है जब बेंजीन का ऑक्सीकरण V2O5 की उपस्थिति में कराया जाता है। तो बेंजीन को V2O5 की उपस्थिति में अगर हम ऑक्सीजन के साथ में गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा मैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बिन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कार्बिन होते क्या है? ठीक है, कार्बिन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। चलिए देखिए ध्यान से पढ़ते हैं इसे। ये वे उदासीन कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अर्थात कार्बन के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये प्रबल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, सॉरी, जब इनके इलेक्ट्रोफाइल होंगे तो इलेक्ट्रोफाइल के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये उदासीन भी होते हैं और धनायन भी होते हैं। इनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके अष्टक पूर्ण करने की होती है, जैसे कि CH2 और CCl2। वर्गीकरण, यदि कार्बिन में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तब यह सिंगलेट कार्बिन कहलाएगा। इसमें उपस्थित कार्बन परमाणु sp2 संक्रित होगा और इस अवस्था में P का एक कक्षक खाली भी रहेगा। ठीक है, और ये अवस्था कैसी रहेगी? कम स्थायी। और चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा? इसमें 0 हो जाएगा। यदि कार्बिन में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मित अयुग्मित हैं तब क्या होगा? ये क्या कहलाएगा? ट्रिपलेट कार्बन। और इसमें जो संक्रमण होगा वो कितना होगा? sp। और ये अवस्था कैसी रहेगी? अधिक स्थायी। ठीक है, और इसमें भी चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए इसकी कुछ अभिक्रिया देखिए। जब हम इसे क्लोरोफॉर्म को एथोक्साइड आयन के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो ट्राई क्लोरो कार्बन और एथेनॉल प्राप्त होते हैं। अब ये जो ट्राई क्लोरो कार्बन है, जब हम इसे क्या काम करेंगे और हीट करेंगे तो हीट करने के बाद में इसमें से हमें प्राप्त हो जाता है CCl2 और Cl-। ये जो CCl2 है ये क्या है? हमारा डाइक्लोरोकार्बन, और एक हमारा ये क्या है? कार्बिन। इसी प्रकार हम डाईएजोमेथेन को गर्म करेंगे। डाईएजोमेथेन को गर्म करने पे मेथेन कार्बिन अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। कार्बिन की द्विबंध की क्रिया देख लीजिए, अगर देखना चाहेंगे तो। ये क्या काम करेगा? इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो एक बॉन्ड से जुड़ जाएगा और दूसरा दूसरे बॉन्ड से जुड़ जाएगा, तो बीच में क्या बना लेगा? ये CH2 से बॉन्ड। ऐसे यहाँ भी होगा, अगर ये इससे जुड़ेगा तो ये बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा। ये डबल बॉन्ड जो है दोनों के दोनों कहाँ से जुड़ जाएंगे? नीचे से। फिर इसके बाद में हमारे पास में कोरे हाउस संश्लेषण क्या होता है? ठीक है, कोरे हाउस संश्लेषण में क्या होगा? जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया लिथियम से ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो लिथियम एल्किल प्राप्त होते हैं, जिसे क्यूपरस आयोडाइड के साथ क्रिया कराने पर लिथियम डाई एल्किल कॉपर प्राप्त होता है, जो एल्किल हैलाइड से क्रिया करके एल्केन का निर्माण करता है। ठीक है, एक से ज़्यादा पदों में भी क्रिया होगी और हमने केवल एक ही एग्जाम्पल इसमें लिया हुआ है। मैथिल ब्रोमाइड की भी क्रिया लिथियम से करा देंगे तो Li के साथ में Br जुड़ जाएगा और एक Li जुड़ जाएगा Br की जगह। जब दोबारा इसके भी क्रिया कराएंगे, ऐसे क्यूपरस आयोडाइड थे तो जो क्यूपरस आयोडाइड है वो भी लीस के साथ में जुड़ जाएगा लिथियम मैथिल के साथ में, तो ये बन जाएगा लिथियम डाई मैथिल कॉपर और Li हो जाएगा अलग। इसकी रिएक्शन अगर हम कैसे करा देंगे C2H5Br से तो प्रोपेन बन जाएगा, CH3C अलग हो जाएगा और LiBr अलग हो जाएगा। फिर इसके बाद में है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9, DDT के बनाने की विधियां तथा गुणों का वर्णन कीजिए। तो DDT बनाने के लिए एक तो हमें क्लोरल लेना पड़ेगा और दूसरा हमें लेना पड़ेगा क्लोरो बेंजीन। दोनों को एक साथ H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो जल निकल जाएगा और प्राप्त हो जाएगा हमें DDT। अच्छा, DDT के भौतिक गुण क्या होते हैं? ये मोम जैसा रंगहीन, गंधहीन और ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। इसका गलनांक 109 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल में कम घुलनशील जबकि वसा में अधिक घुलनशील होता है। इसका उपयोग क्या है? पहले इसका उपयोग फसलों में कीटनाशक के रूप में किया जाता था। इसका उपयोग मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले रोग मलेरिया को नियंत्रित करने में भी किया जाता है। दुष्प्रभाव क्या है? यह विषैला है और बहुत अधिक समय तक उस स्थान पर बना रहता है जहाँ पर इसका छिड़काव किया जाता है। स्तनधारियों के शरीर में पहुंचकर तंत्रिका तंत्र, यकृत, गुर्दों आदि को प्रभावित करता है और मनुष्य के अंगनाश से संबंधित कैंसर भी शरीर में इसकी अत्यधिक मात्रा के ही दुष्परिणाम हो सकते हैं। फिर इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है हमारा विदलन। ठीक है, होमोलिटिक विदलन। अब याद रखिएगा विदलन 2 ही प्रकार का होता है और विदलन है क्या? विदलन है सहसंयोजी बंधों का टूटना। ठीक है, सहसंयोजी बंधों का टूटना। सहसंयोजी बंधों का टूटना। सहसंयोजी बंधों का टूटना ही क्या है? विदलन है। अब हमने यहाँ देखा ये हमारे पास में सहसंयोजी बंध बना हुआ था, तो इस सहसंयोजी बंध के बनने में कितने इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त हुए थे? 2। एक इलेक्ट्रॉन एक Cl के पास में चला जाएगा और दूसरा कहाँ चला जाएगा? दूसरे Cl के पास में। तो कुछ इस टाइप से ये हमारा बन जाएगा।
फिर ये देखिएगा दूसरे नंबर पर CH3 सिंगल बॉन्ड H न्यू मैथिल आ जाएगा और CH3 से कौन जुड़ जाएगा H, ठीक है। तो ये हमारे पास में बन जाएगा हाइड्रोजन मुक्त मूलक और मैथिल मुक्त मूलक। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसमें मुक्त मूलकों का निर्माण होता है और जो विदलन होता है वो कैसा होता है, समांगी होता है, दोनों पे एक एक जाएगा। प्रत्येक परमाणु समूह पर इलेक्ट्रॉन का वितरण समान रूप से होता है। गैसीय अणुओं को भी देखा जाता है और यह विदलन उच्च ताप, सूर्य का प्रकाश, पेरोक्साइड आदि की उपस्थिति में होता है और यह अध्रुवीय यौगिकों में अधिकतर होता है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और जो इसका 2013 का सेट है ये हम देखेंगे अगली वीडियो में।